बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी शहर में एक राजा था। राजा बहुत ही नेक और दयालु था। वह ना किसी पर अत्याचार करता और ना ही किसी पर अत्याचार होने देता। उसने सजाएं भी हल्की करवा दी थी, लेकिन वहाँ अमनो अमान था। सब लोग खुशी खुशी रहते थे। वहाँ खुशहाली भी थी और जुर्म भी कम थे। लोग इतने अच्छे थे कि राजा को दुआ देते थे। राजा की रहमो दिल का यह हाल था कि इंसान तो इंसान, वह जानवरों पर भी जुल्म नहीं होने देते थे। एक बार की बात है, बरसात का सुहाना मौसम था। राजा अपने मंत्रियों और वजीरों के साथ सैर पर निकला। जंगल के पास डेरे डाले गए, राजा के लिए तंबू लगाया गया और कई तरह के खेल तमाशे और मौज मस्तियाँ होने लगी। जंगल में मंगल रचा हुआ था। अच्छी अच्छी पकवानें बन रहे थे। खाने का वक्त हुआ तो दस्तरखान बिछाया गया। तो राजा ने देखा कि एक बहुत बड़ी पेड़ पर एक बहुत बड़ा बंदर बैठा हुआ है। वह सब कुछ चुपचाप खामोशी से देख रहा था। उसने बंदरों वाली कोई हरकत नहीं की थी और ना ही खाने की कोई चीज़ लेकर भागा और ना ही किसी को परेशान किया। राजा ने अपने नौकरों से कहा कि थोड़ा सा खाना और फल इस बंदर को भी दे दो। नौकरों ने कुछ फल और रोटी बंदर के पास पत्थर पर रख दिया। बंदर पेड़ से नीचे उतरा और एक ठिकरी लेकर उस पर कोयले से कुछ लिखने लगा और उसने वह ठिकरी राजा को दे दी। राजा खुद भी यह तमाशा देख रहा था और ठिकरी पर लिखा हुआ था कि मैं ऐसे खाना नहीं खाऊंगा। जैसा दस्तरख्वान राजा के लिए लगाया गया है, ऐसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए। जैसे बर्तनों में महाराज को खाना पेश किया जा रहा है, ऐसे ही बर्तनों में मुझे भी खाना पेश किया जाए, तभी मैं खाना खाऊंगा। राजा बहुत हैरान हुआ कि एक बंदर न सिर्फ लिख पढ़ सकता है, बल्कि इसका इतना ऊंचा दिमाग भी है। राजा को भी उस बंदर में दिलचस्पी पैदा हो गई। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि बंदर के लिए भी हमारे जैसा दस्तरखान लगाओ और वही खाना पेश करो जो हमें पेश किया गया है। राजा के हुक्म पर बंदर के लिए वैसा ही दस्तरखान लगाया गया। तो बंदर पेड़ से उतरकर नीचे आया और नौकरों ने उसके हाथ धुलवाए। फिर बड़ी तमीज़ से उसने दस्तरखान पर बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हाथ धोए और फिर वापस पत्थर पर जाकर बैठ गया। राजा बहुत हैरानी और दिलचस्पी से यह सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर में आसमान पर काले बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सामान समेटे। राजा ने कहा कि एक दांत का टुकड़ा बंदर के सामने भी रख दो, कहीं वह भीग ना जाए। किसी का पालतू बंदर लगता है। नौकर तात लेकर बंदर के पास पहुँचे तो उसने झट से टिकरी पर फिर कुछ लिखकर नौकर को दे दिया। नौकर राजा के पास गया और उस पर लिखा था कि जैसा तंबू राजा के लिए लगाया गया है, वैसा ही खेमा मेरे लिए भी लगाओ। वैसा ही साजो सामान तैयार करो, तब मैं आऊँगा। अब बाकायदा राजा बंदर में दिलचस्पी ले रहा था। राजा के हुक्म पर फौरन शाही खेमा जैसा दूसरा खेमा लगाया गया और पलंग बिस्तर लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। बंदर बड़ी नफाजत से उठकर अपने खेमे में आया। राजा जितने दिन भी जंगल में घूमने फिरने के लिए ठहरा था, बंदर हर बात में राजा की बराबरी करता रहा। राजा जब महल में जाने के लिए रवाना होने ही वाला था तो उसने नौकरों से कहा कि इस बंदर से पूछ कर आओ, क्या वह हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। बंदर ने फिर से ठिकरी पर लिखा, जैसा हाथी
राजा की सवारी के लिए तैयार है, वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार करो। राजा ने दिल ही दिल में सोचा कि अच्छा मज़ा है, इस बंदर को साथ रखना चाहिए। ऐसा समझदार और पढ़ा लिखा बंदर तो कहीं नहीं मिलेगा। राजा ने हुक्म दिया कि एक हमारी जैसी सवारी और तैयार करो और इस बंदर को भी हमारे साथ महल में ले चलो। बंदर बड़ी शान से शहर में दाखिल हुआ। उसका हाथी राजा की हाथी के साथ साथ चल रहा था। शहर के लोग बड़ी हैरानी से यह तमाशा देख रहे थे। महल में पहुंचकर राजा ने कहा कि बाहर जो नौकरों का कमरा है, उसमें से एक कमरे में बंदर को छोड़ दिया जाए। बंदर को अब कागज कलम भी दे दिया गया था। उसने कागज पर लिखा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। जैसा महल बादशाह का है, वैसा ही महल मेरे लिए भी तैयार करवाया जाए। वैसे ही सारे साजो सामान, ऐशो आराम और सहूलियत मुझे भी दिया जाए, फिर मैं रहूँगा, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊँगा। राजा का एक और महल था, जहाँ वह गर्मी के मौसम में रहा करता था। उस महल को बादशाह ने बंदर के रहने के लिए तैयार करवा दिया और बंदर उसमें रहने लगा। नौकरों को बहुत बुरा लगता था कि उन्हें एक बंदर की सेवा करनी पड़ रही है और एक बंदर की खिदमत उन्हें राजा की तरह करनी पड़ रही है, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। आखिरकार ये राजा का हुक्म था और राजा की रानी को भी बंदर से बड़ी चिढ़ हो गई थी। रानी बार बार राजा से कहती रहती कि बंदर को वापस जंगल में छुड़वा दीजिए। रानी की बात पर कोई ध्यान नहीं देता। इधर बंदर ने दरबार में आकर बैठना भी शुरू कर दिया था। बंदर सारे मुकदमे बड़े ध्यान से सुनता। अगर बादशाह कोई गलत फैसला देने वाला होता तो बंदर झट से उसके हाथ से कागज कलम लेकर फाड़ देता और सही फैसला लिखकर उनके सामने रख देता। शुरू में तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे इस बात का एहसास हुआ कि बंदर की वजह से वो बहुत सी गलतियों से बच गया है। बेगुनाह लोग भी सज़ा से महफूज हो गए हैं और कई ऐसे फैसले करने में बंदर ने मदद की जो राजा और उसकी राज्य के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ था। बादशाह अपने सभी फैसले और अपने हुक्म देने से पहले बंदर को दिखाने लगा। दरबारी भी इस अक्लमंद और पढ़े लिखे बंदर के आदी हो चुके थे, लेकिन रानी की दुश्मनी उस बंदर से कम नहीं हुई। रानी लगातार राजा से कहती रहती कि इस बंदर को कहीं उठाकर फेंकवा दो या तो कहीं जंगल में छोड़ाओ, नहीं तो एक दिन यह आपकी सारी सल्तनत पर कब्जा कर लेगा। हमारा तो कोई बेटा भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। यह आपको हटाकर खुद राजगद्दी पर बैठ जाएगा। राजा अपनी बीवी को समझाता कि महारानी, अब यह मुमकिन नहीं। आप देख रही हैं कि यह कोई मामूली बंदर नहीं है। अब तक वह हमारे लिए फ़ायदेमंद ही साबित हुआ है। हमारे राज्य में, हमारी सल्तनत में इसकी वजह से खुशहाली आई है। लेकिन रानी को चैन नहीं आया। उसने बंदर को जान से मरवाने की साजिश की। बंदर के लिए जो खाना भेजा जा रहा था, उसमें उसने जहर मिलवा दिया और उस दिन बंदर ने खाना नहीं खाया और राजा को एक पर्ची पर लिख कर दिया कि मुझे मरवाने की कोशिश आपको और आपके ख़ानदान को बहुत महंगी पड़ेगी। राजा को जब इस साजिश और जहर के बारे में पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया और नौकरों को बुलाया तो उसे पता चला कि ये सब तो रानी ने किया है। राजा ने रानी को समझाया
कि आइंदा ऐसी कोई बेवकूफ़ी मत करना। रानी दिल ही दिल में जल बुझकर रह गई। राजा की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। राजा अपनी बेटी को बहुत अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था और वह उसके लिए अनमोल थी। बंदर के चर्चे उस राजकुमारी ने भी सुने थे। राजकुमारी को उस बंदर को देखने का शौक पैदा हुआ। एक दिन बंदर दरबार से निकलकर अपने महल जा रहा था। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर उसे देखने लगी। बंदर ने जब राजकुमारी को देखा तो रुक गया और राजकुमारी को घूरने लगा। राजकुमारी बंदर से डरकर महल में भाग गई। उस दिन से यह होने लगा कि हर रोज़ जब राजकुमारी सज संवर कर आईना देखती तो शीशे में पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता। बंदर ना जाने कैसे उस कमरे में घुसा रहता। राजकुमारी को डर के मारे बुखार चढ़ जाता। फिर कई दिन बंदर उसके कमरे में नहीं आया। जब राजकुमारी ठीक हो गई तो बंदर ने फिर आना शुरू कर दिया। उसने पर्चा लिखकर राजकुमारी के हाथ में थमाया और उस पर्चा में लिखा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यकीन मानो मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। राजकुमारी जानती थी कि यह बंदर बहुत तहजीबमंद बंदर है, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसका डरना भी कुदरती था। धीरे धीरे राजकुमारी का डर खत्म हो गया और उसे बंदर से हमदर्दी होने लगी। राजकुमारी सोचती कि इतना समझदार और पढ़ा लिखा बंदर है, इसने मेरे बाप को भी कई खतरों से बचा लिया है। इसके हमारे ऊपर बड़े एहसान हैं और अगर यह बंदर है तो इसमें इसका क्या कसूर है। राजकुमारी अब उस बंदर से नहीं डरती थी। वह थोड़ी देर उसके साथ कमरे में रुकता, उसे देखता और फिर चला जाता। यह बात रानी के कानों में जा पहुंची। उसने तो सारा महल अपने सर पर उठा लिया और बंदर को खूब भला बुरा कहने लगी और गालियाँ भी दी और राजा के पास जाकर रोना धोना किया और कहने लगी कि अब तो हद हो गई है। आपका वह चहीता बंदर अब आपकी लाडली बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। या तो उसे निकाल दो या फिर मैं जहर खा लूँगी। मैं तो तंग आ गई हूँ। राजा ने राजकुमारी को बुलाकर पूछा कि क्या बंदर तुम्हें परेशान करता है? राजकुमारी ने सारी बातें सच सच बता दी और कहा कि पहले मुझे इससे बहुत डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। मुझे इससे हमदर्दी होती है। पता नहीं ये कौन है और इस पर क्या मुसीबत पड़ी है। राजा को संतोष हो गया कि चलो, राजकुमारी की जान को अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे यह बात पसंद नहीं आई कि बंदर इस तरह से राजकुमारी के कमरे में आ जाए। उन्होंने इस बंदर से बात करने का फैसला किया। अगले दिन बादशाह महल में पहुंचा। बंदर बगीचे में टहल रहा था। बादशाह ने बंदर के पास गया और बंदर से कहा, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। मैं तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा देता हूँ, जो शायद कोई दूसरा राजा अपने राज्य में, अपनी सल्तनत में बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। यह मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इससे पहले कि मैं कोई सख्त कदम उठाऊं, तुम इस हरकत से बाज आ जाओ और सुधर जाओ। बंदर झट से महल में से कागज और कलम लाया और लिखने लगा। फिर उसने लिखकर राजा को दे दिया। उसने लिखा था कि मैं आपकी बेटी से
शादी करना चाहता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा, उसे कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं होने दूँगा। राजा तो हक्का बक्का रह गया। अपनी फूल सी राजकुमारी की शादी इस बंदर से यह तो कभी नहीं हो सकता। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। बंदर ने राजा के कमर से तलवार निकालकर तान ली और दूसरे हाथ से लिखा कि अगर आपकी ज़िंदगी में यह मुमकिन नहीं है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको मारकर आपकी बेटी से शादी कर लूँगा। मैं आपका एहसानमंद हूँ। आपने मेरे ऊपर एहसान किया है, मुझे इस महल में रखा, इसलिए मैं आपके खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता। राजा को अपनी मौत सामने नजर आई तो वह बोला कि मैं सोच कर जवाब दूंगा। बंदर ने लिखा, जो कुछ भी हो, लेकिन वह जवाब हाँ में ही होना चाहिए। राजा महल में वापस आ गया। राजा सख्त परेशान था। एक तरफ उसकी खुद की बेटी और दूसरी तरफ उसकी खुद की जान थी। वह क्या करता क्या ना करता। उसने सारी रात टहलते गुजारी, लेकिन अपनी बीवी को उसने कुछ नहीं बताया। वह जानता था कि वह महल सर पर उठा लेगी और कहेगी कि तुम ही इसे लाए थे और तुम ही इसे अब देखो। सुबह हुई तो वह फैसला कर चुका था कि वह कभी अपनी बेटी की शादी इस बंदर से नहीं करेगा। अपनी बेटी को किसी बंदर से ब्याहने के बजाय वह अपनी जान दे देगा। कुछ वसीयत करने के लिए वह राजकुमारी के पास गया और उसे समझाने लगा कि कल अगर उसे कुछ हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, अपनी माँ को वह कैसे संभालेगी और राज्य को भी कैसे संभालना है, सल्तनत के कामों को कैसे देखना है, कौन कौन वफादार लोग उसकी मदद कर सकते हैं। राजकुमारी ने अपनी आँखों में आंसू भरकर कहा कि पापा, आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। आपका साया मेरे सर पर सलामत रहे। आप 100 बरस जिए। राजा ने राजकुमारी को समझाया और कहा कि देखो बेटी, वह बंदर मेरी जान के पीछे पड़ गया है और कहता है कि या तो मैं तुम्हारी उससे शादी कर दूं या तो वह मुझे जान से मार डालेगा। मेरी ज़िंदगी में यह मुमकिन नहीं है कि मैं तुम्हें उस बंदर से ब्याह डालूं। मैं अपनी बेटी की शादी उस बंदर से हरगिज़ नहीं कर सकता। बेटी, तुम्हारी माँ उस बंदर को मारने की कई तरकीब कर चुकी है, लेकिन वह आज भी सलामत है, जिंदा है। वह बंदर बहुत चालाक है, शायद वह फौरन ही मुझे मार डाले। तुम अपनी माँ के साथ तहखाने में छुप जाना और उस वक्त तक ना निकलना जब तक वह बंदर मायूस होकर यहाँ से चला ना जाए। राजकुमारी कहने लगी कि पापा, आपकी जान इतनी बेकार नहीं है। आप सिर्फ मेरे पापा ही नहीं बल्कि इस राज्य के राजा भी हैं, इस सल्तनत के बादशाह भी हैं। आपकी रया का आप पर कुछ कर्ज भी है। राजपाट कौन देखेगा? आवाम का क्या होगा? आप जाकर बंदर से मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। आपके मरने के बाद भी वो होकर रहेगा। राजा मान गया, लेकिन उसका दिल परेशान था। लेकिन वह मजबूर था। जाकर उसने बंदर को अपनी हाँ में भर दी। उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। बंदर ने कहा, आप शादी की तैयारी कीजिए। रानी के कान में जब यह बात पहुंची तो उसने सारा महल अपने सर पर उठा लिया। वह बहुत रोई और जान देने की धमकियाँ दी।
बाल नोचे, कपड़े फाड़े, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। शादी वाले दिन राजा ने रानी को एक कमरे में बंद कर दिया और राजकुमारी के विदाई होने के बाद जब राजकुमारी महल से चली गई तब उसकी माँ को खोला गया। रानी ने पूरा महल अपने सर पर उठा लिया। वह बहुत रोई, लेकिन अब क्या हो सकता था। अगले दिन सुबह जब राजकुमारी महल में आई तो वह बहुत खुश थी। सब बहुत हैरान हुए। उसकी माँ ने उसे गले लगाकर रोने का इरादा किया, लेकिन बेटी ने कहा, माँ, अब रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं। जो मेरी किस्मत में था वह तो हो गया। मैं खुश हूँ। माँ तो हैरानी से अपनी बेटी को देखती रही। वह बोली, तू उस बंदर के साथ खुश है? राजकुमारी बोली, हाँ, मैं खुश हूँ। अब रोना धोना बंद करो। राजकुमारी दिन में अपने पिता के महल में रहती और रात को अपने महल में चली जाती। बेटी को खुश देखकर पिता भी बहुत खुश हो गया था, लेकिन उसकी माँ को यह बात किसी तरह भी हजम नहीं हो रही थी कि उनकी बेटी एक बंदर के साथ कैसे खुश है। एक दिन माँ ने छानबीन करने की ठान ली। रात को उन्होंने नौकरानी वाला कपड़ा पहना, नौकरानी की चादर ओढ़ी और बंदर के महल की तरफ निकल गई। आमतौर पर बंदर अपने महल का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता था, लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन महल का दरवाज़ा खुला रह गया। रानी चुपके से अंदर घुस गई। राजकुमारी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। अंदर से हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थी। किसी मर्द के बोलने की आवाज़ भी थी। रानी को बेचैनी होने लगी कि अंदर आखिर है कौन। उसने ताले के सुराख से अंदर झांक कर देखा। अंदर राजकुमारी के साथ एक खूबसूरत राजकुमार जैसा नौजवान बैठा था। दोनों हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। माँ ने दिल में सोचकर यह कहा, अच्छा यह बात है, तभी मैं कहूँ कि मेरी बेटी इतनी खुश कैसे रहती है। फिर वह जाने के लिए पलटी तो उसने देखा कि एक तरफ बंदर की खाल पड़ी है। माँ ने सोचा, जब इतना खूबसूरत नौजवान है तो इतनी मोटी खाल अपने ऊपर क्यों रखता है और वह बंदर क्यों बना रहता है। अगर मैं इस खाल को जला दूँ तो फिर यह दोबारा कभी बंदर नहीं बन सकेगा। यह सोचकर वह बंदर की खाल उठाकर महल में ले आई और उसे आग लगा दी। इधर हॉल में आग लगी और उधर वह राजकुमार जलने लगा। बचाओ 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 कहता हुआ भागा और गायब हो गया। हैरान परेशान राजकुमारी महल में पहुंची तो देखा कि खाल जल रही है। उसने जल्दी जल्दी आग बुझाई और देखा कि उसकी माँ का ही कारनामा है। उसने कहा कि माँ, आपने यह क्या किया? आपने तो मेरा सुहाग उजाड़ दिया। माँ, यह आपने क्यों किया? क्या आपकी मुझसे कोई दुश्मनी थी? उसकी माँ बोली, मुझे क्या पता था बेटी, मैंने तो सोचा कि ना यह मोटी खाल रहती और ना तुम्हारा दूल्हा इसे पहनेगा। राजकुमारी का रोते रोते बुरा हाल हो गया। वह बोली, माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, लेकिन आपको भी चैन नहीं था। अब ठंडक पड़ गई आपके दिल में। उसकी माँ चुप हो गई। खुद अपने हाथों से अपने बेटी को बर्बाद कर दिया। जैसे ही राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने दूर दूर तक घोड़े भिजवाए, लेकिन कहीं से उस बंदर राजकुमार की कोई खबर ना आई। राजकुमारी की हालत तो देखी नहीं जाती थी। सूख कर कांटा हो गई थी। न खाती थी न पीती थी, न हंसती थी और न ही कुछ बोलती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर राजकुमारी जोगन वाले कपड़े पहनकर राजकुमार की तलाश में निकल पड़ी। जंगल जंगल भटकती फिरते रहती।
हाथों में बाहों में छाले पड़ गए। राजकुमारी का सब रंग रूप मंद पड़ गया, लेकिन राजकुमारी ने हार नहीं मानी। एक दिन जंगल में रात को एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उस पेड़ पर एक चकोर और एक चकोरी बैठे थे। चकोरी दरअसल एक खूबसूरत चिड़िया होता है। चकोरी ने चकोर से पूछा कि क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? चकोर ने जवाब दिया कि क्या बताऊं, यहाँ से यूरोप की तरफ शहर में वहाँ एक राजकुमार के लिए मैं परेशान हूँ। उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं। उसके शरीर पर इतने जख्म हैं कि ना बेचारा सो सकता है ना ही बैठ सकता है। सारे हकीम इलाज करके हार गए, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। चकोरी ने पूछा कि राजकुमार की यह हालत कैसे हुई? चकोर ने कहा कि किसी दुष्ट ने राजकुमार को जलाकर मारने की कोशिश की। उसकी जान तो बच गई, लेकिन सारा शरीर बुरी तरह से जल गया है। चकोरी ने चकोर से पूछा कि क्या शहजादे का दुख का कोई इलाज नहीं है? चकोर ने कहा कि एक ही इलाज है। अगर कोई हमारे बीते इकट्ठी कर ले और इन्हें चंदन के साथ घिसकर 40 दिन तक सुबह शाम लगाए तो राजकुमार का जख्म भर जाएंगे। राजकुमारी फौरन समझ गई कि यह उसी राजकुमार की बात है। चकोर और चकोरी तो सुबह होते ही उड़ गए और राजकुमारी पेड़ के नीचे गिरी उनकी सारी बीतें इकट्ठी की और एक हकीम का भेष बदला और यूरोप की तरफ चल पड़ी। कुछ ही मील दूर एक शानदार सा शहर नज़र आया। शहर बड़ा ही खूबसूरत था, लेकिन वहाँ की हर चीज़ पर उदासी छाई हुई थी। लोग खामोश थे, दुखी थे और चारों तरफ एकदम गम का माहौल था। सभी अपने अपने काम को दुखी से कर रहे थे। राजकुमारी ने जिससे भी इसकी वजह पूछी, सबने यही जवाब दिया कि उनके राजकुमार मौत के करीब हैं, इसीलिए शहर पर दुख छाया हुआ है, मातम छाया हुआ है। राजकुमारी ने बाजार से चंदन खरीदी, दवा पीसने वाली कराल ली और दूसरी ज़रूरत का सामान खरीदा और शाही महल में जाकर पहरेदार से कहने लगी कि महाराज से कहो कि हिमालय की पहाड़ियों से एक हकीम आया है, वह राजकुमार का इलाज कर सकता है। पहरेदार दौड़ता हुआ गया और महाराज को खबर सुनाई। महाराज तो इस कदर परेशान हो चुके थे कि जो भी राजकुमार का इलाज करने का दावा करता उसे बुला लेते। उन्होंने इस हकीम को भी बुलाया। हकीम की शक्ल देखकर बादशाह को शक हुआ कि यह नौजवान इलाज क्या करेगा। बड़े बड़े नामी ग्रामीण हार चुके हैं, फिर भी उसने पूछा कि भाई तुम क्या कर लोगे? दुनिया भर के हकीम हार चुके हैं, अब तो दुआओं का ही सहारा है। राजकुमारी बोली, हुजूर, अगर 40 दिन तक राजकुमार ठीक ना हुआ तो जो चोर की सज़ा होगी वही मेरी सज़ा होगी। राजा फौरन राजी हो गया। राजकुमारी कहने लगी कि मुझे राजकुमार के बगल वाला कमरा चाहिए ताकि मैं दिन रात उनकी सेवा कर सकूं, उनका इलाज कर सकूं। महाराज के हुक्म पर फौरन उसे कमरा दे दिया गया। जब राजकुमार के पास पहुंची तो उसकी हालात देखकर राजकुमारी का दिल रोने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया, फिर तुरंत अपने कमरे में जाकर उस चंदन के साथ चकोर और चकोरी की बीतें पीसी। फिर बड़े ही सलीके से राजकुमार की चोट साफ करने लगी। राजकुमार दर्द से तड़प रहा था। फिर उसने यह लेप राजकुमार के सारे शरीर पर लगा दिया।
राजकुमार के सारे शरीर के जख्मों में ठंडक सी पड़ गई। न जाने कितने दिनों के बाद उसकी आंख लग गई। वह हकीम उसके सामने बहुत कम बोलता था। महीना भर में ही राजकुमार की चोट पूरी तरह से भर गए, लेकिन अभी भी हाल कच्ची थी। वैसे भी चकोर चकोरी ने 40 दिन के इलाज की बात की थी। राजा के पास जब यह खबर पहुंची तो उन्होंने हुक्म दिया कि हकीम का हर तरह से ख्याल रखा जाए। राजकुमारी ने भी राजकुमार की सेवा में दिन रात एक कर दिए और फ़ायदेमंद और ताकतवर खाने खिलाए। उसके जख्मों को साफ करती, सुबह शाम दवा का लेप करती। कुछ दिनों में ही राजकुमार को इतना फ़ायदा हो गया कि वह अपने अगल बगल की चीज़ों पर ध्यान देने के लायक हो गया। पगड़ी और दाढ़ी में उन्हें यह हकीम कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन याद नहीं आया कि उन्होंने इस हकीम को कहाँ देखा था। राजकुमारी इसी तरह राजकुमार के चोटों पर दवा लेप लगाती रही। राजकुमार की सेवा दिल से करती रही। राजकुमार भी उसकी सेवा का दिल से तारीफ करता था और महाराज ने तो उसको बहुत भारी इनाम देने की तैयारी कर रखी थी। लेकिन हुआ कुछ यह कि 40 दिन की दवाई उसने राजकुमार के शरीर पर लगा दी और राजकुमारी बिना किसी से कुछ कहे महल से निकल गई और सीधे अपने शहर के लिए रवाना हो गई। उसने राजकुमार से उसकी अंगूठी मांग ली थी, लेकिन उसे यह पता नहीं चला कि वह हकीम चली जाएगी। उधर महल में राजकुमार के सेहत और अच्छे होने के जश्न की तैयारी जोर शोर से चल रही थी, लेकिन हकीम का कहीं पता नहीं था। राजकुमार परेशान था और महाराज भी हैरान थे। यह कैसा हकीम है, अपनी मेहनत का एक पैसे लिए बगैर ही चुपचाप महल से चला गया, ना ही कोई इनाम मांगा। राजकुमार को ठीक होने के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। अभी उनकी शादी को दिन ही कितने गुजरे थे कि यह मुसीबत आन पड़ी। वह जानता था कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार उसकी सास थी, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी। एक दिन राजकुमार अपने पिता यानी महाराज से इजाज़त लेकर शिकार के बहाने से निकला और सीधा अपने ससुराल चला गया। उसने शाही कपड़े पहन रखे थे और उसके साथ फौज का एक सेना भी था। नौकरों ने उसे पूरे इज्जत के साथ महल में बैठाया और राजा को खबर किया। राजा तो बेटी के गम में वक्त से पहले ही बूढ़ा हो गया था। राजकुमार ने खड़े होकर राजा को इज्जत दिया, सम्मान दिया। राजा ने पूछा कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ के राजकुमार हो, मैं तो तुम्हें नहीं पहचान रहा। राजकुमार ने कहा कि आप भले ही मुझे ना पहचाने, लेकिन मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। आपका मुझ पर बहुत एहसान है। मैं वही बंदर हूँ जिसे आपने अपनी बराबरी का दर्जा दिया था और अपनी बेटी से मेरी शादी की थी। राजा उस खूबसूरत नौजवान राजकुमार को देखता रह गया। कहाँ वह बंदर और कहाँ यह राजकुमार। उसने हैरान होकर खुशी खुशी से पूछा, लेकिन यह मुमकिन कैसे हुआ। राजकुमार ने कहा कि मैं अपनी कहानी आपको बाद में सुनाऊंगा। अब क्या मैं अपनी दुल्हन से मिल सकता हूँ। राजा ने कहा कि वह अब भी इस महल में रहती है जहाँ तुम रहते थे। उसने तो दुनिया ही छोड़ दी। तुम शौक से वहाँ जा सकते हो। बादशाह को हैरान परेशान छोड़कर राजकुमार सीधा अपने महल में आ गया। राजकुमारी गम और उदास होकर बैठी थी। राजकुमारी का फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ था। रो रो कर आँखों में काले धब्बे पड़ गए थे। राजकुमार को अपने सामने खड़ा देख उसे तो यकीन ही नहीं आया। राजकुमार ने कहा कि राजकुमारी, तुम्हारा प्यार मुझे यहाँ खींच लाया। तुम्हारी माँ ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
मेरे सारे शरीर में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। राजकुमारी ने पूछा, फिर आप ठीक कैसे हुए राजकुमार? राजकुमार ने कहा कि एक हकीम मेरे पास आया, 40 दिन तक मेरे जख्मों पर मरहम लगाया और मेरा ऐसा ख्याल रखा जो कोई किसी का नहीं करता। राजकुमारी ने पूछा, अच्छा, तब तो आप लोगों ने उसे खूब इनाम दिया होगा और उसे माला माल कर दिया होगा। राजकुमार बोला, नहीं, हैरानी की बात तो यही है कि सिवाय मेरी एक अंगूठी के उसने कुछ नहीं लिया। बिना कुछ कहे, कुछ बताए चुपचाप ही कहीं चला गया। राजकुमारी ने अंगूठी दिखाते हुए पूछा कि क्या यह वही अंगूठी है? राजकुमार ने हाँ कर दिया। मगर तुम्हारे पास यह कहाँ से आई? राजकुमारी कहने लगी, वह हकीम मैं ही तो थी। फिर उसने सारी दास्तां कह डाली और वह कपड़े दिखाए जो उसने हकीम के भेष में पहन रखी थी। राजकुमार की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। वह बोला कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी दुल्हन मिली है। माँ ने तो जान लेनी चाहिए, लेकिन बेटी ने जान बचा ली। राजकुमार बोला कि तुम्हारी माँ ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा। राजकुमारी बोली, मेरी माँ भी आपकी दुश्मन नहीं थी। वह आपको इंसान के रूप में देखकर मेरी माँ ने सोचा कि अगर वह बंदर की खाल जला दे तो आप कभी बंदर नहीं बनेंगे, बल्कि हमेशा इंसान बने रहेंगे। उन्होंने तो मेरा अच्छा ही सोचा था और अच्छा जानकर ही किया था, लेकिन आपको कम से कम मुझे यह बता देना चाहिए कि आप बंदर के भेष में क्यों रहते हैं। आपके बंदर के भेष में रहने के पीछे क्या कारण है, तो मैं इस खाल की अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत करती। राजकुमार बोला, असल में मुझे कभी इसका मौका ही नहीं मिला। हमारी शादी को दिन ही कितने हुए थे। सोचा था कि तुम्हें कभी आराम से बताऊंगा, तभी यह मुसीबत आ गई। दरअसल बड़ी लंबी दास्तां है। राजकुमारी ने कहा, अब बता दीजिए। राजकुमार ने कहना शुरू किया कि यह तो तुम जान ही गई हो कि मेरे बाप भी राजा हैं और मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। राजकुमार होने की वजह से मेरी जवानी का वक्त घूमने फिरने और शिकार करने में निकल गया था। करीब साल भर पहले की बात है। मैं अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में निकला था। मुझे एक बहुत ही खूबसूरत हिरन नज़र आया। मैंने देखकर तीर चलाया, लेकिन वह मेरी नज़रों से दूर हो गया। मैं जब उसका पीछा किया तो मैं अपने साथियों से आगे बढ़ गया और बहुत दूर निकल आया। मैंने देखा कि एक झरने के किनारे एक बुजुर्ग बैठे हैं और उनके पास 10-12 साल का लड़का लेटा हुआ था, जिसकी टांगों से खून बह रहा था और वो बुजुर्ग उस लड़के के जख्म को धोते जा रहे थे और रो रो कर उस इंसान को बद्दुआ देते जा रहे थे जिसने यह तीर मारा था। मेरी शक्ल देखते ही गुस्से से बोला, आदमी हो या बंदर? यह कहते ही मैं बंदर में बदल गया। उन्होंने कहा कि जा और जंगल में भटकता फिर, कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तुझे। उनकी बद्दुआओं से और अपनी हालात से मैं इतना परेशान हुआ कि उनके पाँव पकड़ लिए और रोने लगा। मेरी हालात देखकर उस लड़के को मुझ पर तरस आ गया। उसने बुजुर्ग से कहा, दादाजी, जब इंसान अपनी गलती मान ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। यह भी शर्मिंदा है, इसे माफ़ कर दीजिए और दोबारा इंसान बना दीजिए। लड़के ने जब ज़्यादा जिद किया तो बुजुर्ग बोले, देख, इससे सीख, तूने इसे जख्मी किया और यह तेरी ही सिफारिश कर रहा है। खैर, अब तो मैं अपनी बद्दुआ वापस नहीं ले सकता, लेकिन कम ज़रूर कर सकता हूँ। साल भर तू बंदर ही रहेगा। जब कोई लड़की तुमसे हमदर्दी करते हुए शादी पर तैयार हो जाएगी
तब तो तुम अपनी असली सूरत में वापस आ जाओगे। अगर साल गुजरते से पहले तेरी शादी हो गई तो सिर्फ अपनी बीवी के सामने इंसान के शक्ल में आ सकोगे। मैं लाचार होकर वहाँ से चला गया। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं था, अपने घर भी वापस नहीं लौट सकता था। 6 महीनों तक जंगलों में भटकता रहा। फिर एक दिन तुम्हारे बाप वहाँ सैर करने के लिए आए और उन्होंने मुझ पर एहसान किया, मुझे अपने साथ ले आए और मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। तुम्हें मुझसे हमदर्दी हुई और अपनी पिताजी की जान बचाने के लिए तुमने मुझसे शादी कर ली। बाकी का हाल तो तुम्हें मालूम है। जब तुम्हारी माँ ने मेरी खाल में आग लगाई थी तो इस बद्दुआ को पूरी होने में कुछ ही दिन बचे थे। अभी राजकुमार यह कहानी सुना ही रहा था कि राजा और रानी भी वहाँ पर आ गए। रानी ने राजकुमार से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और राजा ने कहा कि राजकुमार, हमारा कोई बेटा नहीं है, अब तुम ही हमारे बेटे हो और यह राजपाट तुम ही संभालो। राजकुमार ने कहा, अभी तो मुझे मेरी दुल्हन को लेकर अपने देश जाना है, अपने राज्य जाना है और अपने माँ बाप से मिलवाना है। वहाँ मेरे माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपका हाथ बटाने आता रहूँगा। राजा ने धूमधाम से बेटी को विदा किया और दोनों खानदान खुशी खुशी ज़िंदगी जीने लगे और वह राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे कि आपको यह कहानी कैसी लगी।